प्रॉब्लम हो? नो मैम। डायग्राम बना के देखे थे आपने? यस मैम। देखो, डायग्राम की प्रैक्टिस साथ साथ करनी बहुत जरूरी है। आपको जो मैं असाइनमेंट दूंगी वो भी डायग्राम से रिलेटेड ही होगी, जैसे मैंने लास्ट सेमेस्टर में दी थी। मैं आपको मंडे को असाइनमेंट का काम, जो हमने चैप्टर्स हमारे हो गए उसमें क्या हमने डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। मंडे को मैं आपको असाइनमेंट का काम दूंगी। तो डायग्राम अगर आप एक बार समझ लो, किताब बंद करो, उसको बनाकर देखो, ठीक बन रहा है तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया। अगर ठीक नहीं बन रहा तो कहीं कंफ्यूजन है। जो कंफ्यूजन है वो आपने पूछनी है। तो कल हमने रेंट डिटर्मिनेशन अंडर मॉडर्न थियरी हमने पढ़ा था। आज उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग कर रहे हैं, लगान के आधुनिक सिद्धांत की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ मॉडर्न थियरी ऑफ रेंट। जब हमने मॉडर्न थियरी पढ़ ली तो हमें फीचर्स तो अपने आप ही पता चल गए। जो हमने थियरी की डिटेल पढ़ी है उसी से ही फीचर्स हमें पता चलते हैं कि मॉडर्न थियरी में क्या फीचर्स हैं। फीचर्स में पहली बात हमने पढ़ी कि मॉडर्न थियरी में रेंट की डिटर्मिनेशन कैसे होती है। रेंट, लगान, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस होता है। ये आपने पढ़ा था, वही हमने पॉइंट फीचर में लिख दिया कि यस मॉडर्न मैम। थियरी, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अनुसार, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार रेंट की डिटर्मिनेशन एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के आधार पर, वास्तविक आय और हस्तांतरित आय के अंतर के आधार पर हम रेंट की डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये पहला फीचर का पॉइंट हो गया। दूसरा फीचर का पॉइंट आपने पढ़ा कि मॉडर्न थियरी में रेंट कब मिलता है। मॉडर्न थियरी में हमने पढ़ा कि रेंट तभी मिलता है जब सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के साधनों की पूर्ति, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने तो ये बताया कि उत्पादन के हर साधन को लगान मिलता है। एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, उत्पादन के सभी साधनों को लगान मिलता है। और ये रेंट मिलता कब है? जब उत्पादन के साधनों की पूर्ति, सप्लाई कैसी हो, दो तरह की होनी चाहिए। जैसे कल हमने डायग्राम में भी पढ़ा, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई, उत्पादन के साधन की पूर्ति परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि पूर्णतया बेलोचदार है, तो रेंट मिलेगा। जैसे भूमि की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, हम भूमि की सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि भूमि हमें नेचर ने दी है, प्रकृति ने दी है। इसलिए भूमि पर हस्तांतरित आय, ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि भूमि का अल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेचर ने जो भूमि दी है उतनी ही भूमि है, हमारे पास उसका अल्टरनेट नहीं है। तो भूमि की सिचुएशन में जो ट्रांसफर अर्निंग होगी वो जीरो होगी। जितनी एक्चुअल अर्निंग होगी वो सारी की सारी फिर रेंट हो जाएगी। तो रेंट कैसे डिटरमिन होता है? रेंट, अगर भूमि की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है तो ऐसी सिचुएशन में सारी एक्चुअल अर्निंग रेंट है। तो रेंट तभी उत्पन्न होता है अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली इनइलास्टिक हो, पूर्णतया बेलोचदार हो, या दूसरा लेस देन परफेक्टली इलास्टिक हो, यानी कि पूर्णतया लोच से कम हो। जैसे मैंने आपको डायग्राम समझाया था लेबर वाला, लास्ट वाला डायग्राम, उसमें क्या था? लेबर की सप्लाई लेस देन परफेक्टली इलास्टिक थी, यानी कि जितनी लेबर की मार्केट में डिमांड है, सप्लाई उससे कम है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस मिलता है। जो डिफरेंस होता है वो रेंट होता है। अगर फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतया लोचदार है। पूर्णतया लोचदार का मतलब क्या होता है? अगर फैक्टर की सप्लाई पूर्णतया लोचदार है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि भाई जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो जाए। जैसे मैंने आपको कैपिटल वाला डायग्राम समझाया था, पूर्णतया लोचदार पूंजी की डिमांड, अगर हम मार्केट में 20 लाख पूंजी की डिमांड करते हैं लोन के लिए, तो हमें इजीली मिल जाता है 10% ब्याज की दर के ऊपर लोन। 20 से हम 40 लाख लोन की डिमांड करते हैं तो भी 10% ब्याज पे मिल रहा है। कितना ही लोन ले लो 10% पे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस क्या होगा? इसका मतलब है कि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग दोनों ही 10 है। अगर 20 लाख डिमांड की तो भी 10% ब्याज दे रहे हैं, अगर 40 लाख डिमांड की तो भी 10% है। 10% और 10% का डिफरेंस जीरो हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जब उत्पादन के साधन की पूर्ति
सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली इलास्टिक हो, जैसे कैपिटल की सिचुएशन में था, तो ऐसी सिचुएशन में रेंट नहीं मिलता है। रेंट केवल दो सिचुएशन में मिलता है, कल हमने डायग्राम में यही समझा था। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो, पूर्णतया बेलोचदार हो, या लेस देन परफेक्टली इलास्टिक हो, इन दो सिचुएशन में रेंट मिलता है। ये हमें मॉडर्न थ्योरी को हमें जब हमने डिटेल से पढ़ा तो ये फीचर हमें पता चला, इन दो सिचुएशन में रेंट अराइज होता है। तीसरी फीचर हमने जो कल पढ़ा, जो थ्योरी पढ़ी, उससे तीसरा फीचर हमें पता चलता है कि रेंट उत्पादन के सभी साधनों की आय का एक हिस्सा होता है। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जितनी भी इनकम मिल रही है, सारी इनकम रेंट नहीं है, उसकी इनकम का एक हिस्सा रेंट है। और जो इनकम का एक हिस्सा रेंट होता है वो क्या होता है? इनकम का एक हिस्सा जो रेंट होता है वो क्या होता है? वो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस होता है। एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस होता है। तो सारी इनकम, कहने का सारी इनकम रेंट नहीं होती। एक्चुअल जितनी उसकी ट्रांसफर अर्निंग है और एक्चुअल अर्निंग, ये दोबारा काट के लिख दूं, ये आपकी है ट्रांसफर। एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस होता है। ठीक है, ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है? ये तो मिनिमम अर्निंग होती है जो मिलनी चाहिए। जैसे लेबर 10 रुपए से कम पे तो काम करने के लिए तैयार ही नहीं, कल के हमने डायग्राम में समझा। जो मिनिमम कीमत देनी पड़ती है वो ट्रांसफर अर्निंग होती है। अगर 10 से कोई कम 10 से कम रुपए कोई देगा तो कोई लेबर जाकर काम करने को तैयार नहीं होगा, वो ट्रांसफर अर्निंग है। ठीक है, ट्रांसफर अर्निंग से जितना ऊपर होगा, जितनी ऊपर उसकी इनकम होगी, वो उसका रेंट होगा। मान लो कि मिनिमम उसको 10 रुपए चाहिए, लेकिन एक्चुअल में लेबर को मिल जाते हैं 25 रुपए, क्योंकि उसकी सप्लाई सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो 10 से नीचे तो काम करने को तैयार ही नहीं। सप्लाई उसकी कम है, लेबर की सप्लाई मार्केट में कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उसको 25 रुपए मिल जाते हैं। तो 25 और 10 का डिफरेंस, अंतर, यानी कि 15 हमारा रेंट हो जाएगा, 15 रेंट हो जाएगा। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या बताया? रेंट उत्पादन के सभी साधनों की आय का एक हिस्सा है। आय का एक हिस्सा का मतलब है, अब एक्चुअल अर्निंग तो उसको 25 हो रही है, और जो रेंट मिला 25 15 का 10 का डिफरेंस 15, तो ये 15 एक्चुअल अर्निंग का एक पार्ट हो गया ना। पूरे 25 रुपए रेंट नहीं है, 25 रुपए का एक हिस्सा, यानी कि 15 रुपए रेंट है। यही मैंने पॉइंट लास्ट में बताया कि रेंट उत्पादन के सभी साधनों को मिलता है और हर साधन की आय का एक हिस्सा रेंट है। अर्निंग तो उसको 25 रुपए हो रही है लेबर को, लेकिन सारी 25 रुपए उसकी रेंट नहीं है, उसका एक हिस्सा, यानी कि सिर्फ 15 रुपए रेंट है, क्योंकि उसमें हमने ट्रांसफर अर्निंग को माइनस कर दिया, न्यूनतम आय को हमने माइनस कर दिया। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है? यस मैम। तो ये हमने जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ा था, उस रेंट की थ्योरी को पढ़कर हमें ये फीचर्स पता चले। हमने ये फीचर्स उस थ्योरी में से ही निकाले, कोई नई बात हमने नहीं समझी। जो कल हमने समझा था उसी से ये पॉइंट निकले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिफरेंस, नेक्स्ट हेडिंग आता है डिफरेंस बिटवीन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। दोनों थ्योरी में फिर अंतर क्या है? डिफरेंस का पहला पॉइंट, रिकार्डो ने रेंट की डिटर्मिनेशन केवल भूमि पर की है। रिकार्डो ने लगान का निर्धारण किस पे किया है? रिकार्डो ने तो लगान का निर्धारण सिर्फ भूमि के ऊपर ही किया है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने लगान का निर्धारण उत्पादन के सभी साधनों पर किया। ये पहला डिफरेंस का पॉइंट हो गया। रिकार्डो रेंट का डिटर्मिनेशन केवल लैंड के ऊपर करता है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट तो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर रेंट की डिटर्मिनेशन करते हैं। ये पहला डिफरेंस का पॉइंट हो गया। दूसरा, रिकार्डो ने रेंट उत्पन्न होने का कारण क्या बताया है? रेंट क्यों उत्पन्न होता है? रिकार्डो ने रेंट उत्पन्न होने का क्या कारण बताया है? रिकार्डो के अनुसार रेंट इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर होता है, भूमि की फर्टिलिटी में अंतर होता है। कुछ भूमि ज्यादा फर्टाइल नेचर ने बनाई है, कुछ कम फर्टाइल बनाई। इस फर्टिलिटी में डिफरेंस होने की वजह से रेंट उत्पन्न होता है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये नहीं मानते कि भूमि की फर्टिलिटी में अंतर होने की वजह से रेंट मिलेगा। कई बार क्या होता है कि भूमि बहुत फर्टाइल है,
लेकिन उसको रेंट मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस भूमि क्योंकि भूमि अगर मान लो फर्टाइल है, लेकिन भूमि की उतनी डिमांड नहीं जितनी उसकी सप्लाई। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि रिकार्डो ने एक नया आबाद देश लिया था, जिस देश में लोग अभी आकर बसना शुरू हुए हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन तो फिर बहुत ही कम है, लैंड की सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि नया देश है, अब नया आबाद हो रहा है देश, लोग आकर अब बसना शुरू हो रहे हैं, तो सप्लाई तो लैंड की वहां काफी है, लोग अब आकर बसना शुरू हो रहे हैं, तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। अगर लोग फर्टाइल भूमि पर आकर बस जाते हैं और खेती करना शुरू कर देते हैं, तो क्या उनको रेंट मिलेगा? उनको रेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भूमि की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो रिकार्डो ने क्या बोला कि रेंट उत्पन्न होने का कारण है भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इस बात को नहीं मानते कि भूमि की फर्टिलिटी में अंतर होने की वजह से लगान मिलता है। ये तो रिकार्डो का विचार। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कई बार भूमि बहुत फर्टाइल होती है, लेकिन फिर भी रेंट नहीं मिलता, क्योंकि उसकी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रेंट के उत्पन्न होने का कारण होता है साधन का बेलोचदार एवं पुरंतिया लोच से कम होना। जब उत्पादन के साधन बेलोचदार है, यानी कि उसकी सप्लाई हम बढ़ा ही नहीं सकते और डिमांड बढ़ जाए, जब हम किसी साधन की सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, डिमांड बढ़ जाए, तो रेंट उत्पन्न होगा। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में रेंट नहीं मिलेगा। जब सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड नहीं हो, तो सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड नहीं हो, तो रेंट नहीं मिलता। रेंट तभी मिलेगा जब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, या उत्पादन के साधन की उत्पादन का साधन कैसा हो, पुरंत्या लोच से कम। यानी कि जितनी पुरंत्या लोच से कम का मतलब है जितनी सप्लाई है, जितनी सप्लाई है डिमांड उससे ज्यादा है। लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है, जैसे मैंने लेबर की सिचुएशन में बताया, लेबर की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं, तो लेबर लेस देन परफेक्टली इलास्टिक होगी, पुरंत्या लोच से कम उसकी मांग होगी, पुरंत्या लोच से कम हो गया वो, तो ऐसी सिचुएशन में रेंट उत्पन्न होता है। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट और रिकार्डो दोनों के रेंट उत्पन्न होने के कारण में अंतर है। रिकार्डो कहता है कि रेंट भूमि के उपजाऊ शक्ति में अंतर होने की वजह से मिलता है, कि उपजाऊ भूमि को ज्यादा रेंट मिलेगा, कम उपजाऊ भूमि को कम रेंट मिलेगा। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रेंट उत्पन्न होने का ये कारण नहीं है, उपजाऊ शक्ति रेंट उत्पन्न होने का कारण नहीं है। रेंट उत्पन्न होने का कारण है उत्पादन के साधन का बेलोचदार होना। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो रेंट मिलेगा, या लेस देन परफेक्टली इलास्टिक है तो रेंट मिलेगा। तो रेंट क्यों उत्पन्न होता है उसका कारण दोनों ने अलग अलग बताया। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद तीसरा डिफरेंस का पॉइंट क्या आता है? रिकार्डो क्या मानते हैं कि रेंट भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के लिए दिया जाता है। भूमि की जो शक्ति है यानी कि फर्टिलिटी, जो भूमि की फर्टिलिटी है वो क्या है, मौलिक है, यानी कि ओरिजिनल है। अविनाशी का मतलब है इनडिस्ट्रक्टेबल। रिकार्डो ये मानते हैं कि जो भूमि की फर्टिलिटी है वो ओरिजिनल है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, उस फर्टिलिटी की वजह से ही रेंट मिलता है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि रेंट फर्टिलिटी की वजह से नहीं मिलता, रेंट मिलने का कारण एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग में अंतर है। तो ये तीसरा डिफरेंस का पॉइंट हो गया कि मैम एक एक्चुअल बार दूसरा अर्निंग और बता। ट्रांसफर अर्निंग में अंतर है, इस वजह से रेंट मिलता है। मैम एक बार इसे पहले वाला बता दो। पहले वाला और इसमें, हाँ जी देखो, पहले वाला में भी रेंट के उत्पन्न होने का कारण बताया था और इसमें भी रेंट के उत्पन्न होने का कारण बताया, लेकिन देखो एक्सप्लेनेशन तो दोनों की अलग है। यस मैम। पहले वाले पॉइंट में क्या था, रिकार्डो कहता है कि रेंट इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर है। यहाँ उपजाऊ शक्ति की बात की गई है, बात तो वही है कि यहाँ पर इसने कहा कि भूमि की, तीसरे पॉइंट में कहा कि भूमि की जो शक्ति है मौलिक अविनाशी है। मौलिक का मतलब है शक्ति का, भूमि की शक्ति का मतलब क्या है कि मौलिक का मतलब है जो उसकी फर्टिलिटी है ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब है नेचर ने तो किसी लैंड को फर्टाइल बनाया और किसी को कम फर्टाइल बनाया, किसी को ज्यादा फर्टाइल बनाया।
इंडिस्ट्रक्टेबल का मतलब है कि जो जमीन की फर्टिलिटी है वो नष्ट नहीं होती है, खत्म नहीं होती। इंडिस्ट्रक्टेबल का मतलब ये है, ये रिकार्डो का विचार है। जबकि एक्चुअल में तो जमीन की फर्टिलिटी अगर हम उसमें खाद नहीं डालते तो वो फर्टिलिटी तो कम होती जाती। तो पहले वाले दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट में डिफरेंस क्या है? उसमें भी रेंट के उत्पन्न होने का कारण बताया गया था और इसमें भी रेंट के उत्पन्न होने का कारण ही बताया गया। कारण अलग अलग, लेकिन दोनों में ही कारण बताए गए। दूसरे जी पॉइंट सर। में रेंट के उत्पन्न होने का कारण बताया, भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर, ये रिकार्डो ने कहा। ठीक है। जी सर। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस वजह से रेंट नहीं मिलता कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर है, फर्टिलिटी में अंतर है। रेंट के उत्पन्न होने का कारण है कि उत्पादन का साधन या तो परफेक्टली इनइलास्टिक है या लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। जैसे आपने डायग्राम में भी पढ़ा था, दो सिचुएशन में ही तो रेंट मिलता है, जी अगर सर। इनइलास्टिक हो या लेस देन परफेक्टली इलास्टिक हो, पूर्णतया लोच से कम। और तीसरे पॉइंट में यही बताया कि रिकार्डो कहता है कि जो भूमि की शक्ति है वो ओरिजिनल है, इंडिस्ट्रक्टेबल है। उसने तो पहले में बताया कि भूमि की शक्ति, उपजाऊ शक्ति में अंतर होता है, फर्टिलिटी, हर भूमि की उपजाऊ शक्ति अलग है। जैसे हमने ए ग्रेड की भूमि ली, फिर बी ली, फिर सी ली, फिर डी ली। ए ग्रेड की भूमि सबसे ज्यादा फर्टाइल है, बी उससे कम फर्टाइल है, सी उससे कम फर्टाइल है। हर भूमि की उपजाऊ शक्ति अलग अलग। इसमें वो कह रहा है कि भूमि में जो फर्टिलिटी है वो मौलिक है। मौलिक का मतलब जितनी भूमि की फर्टिलिटी है ये नेचर ने बनाई है। नेचर ने किसी भूमि को फर्टाइल ज्यादा बना दिया और किसी को कम फर्टाइल बनाया है, तो ये ओरिजिनल है। फर्टिलिटी ओरिजिनल है और इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि फर्टिलिटी समाप्त नहीं होती। ठीक है। इसमें जी बताया कि सर। उपजाऊ शक्ति में अंतर होता है, ये कहता है कि फर्टिलिटी समाप्त ही नहीं होती। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि फर्टिलिटी समाप्त होती है, अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो फर्टिलिटी कम होगी। और जो रेंट होता है, हम जो रेंट है वो इस वजह से नहीं मिलता कि भूमि की फर्टिलिटी में अंतर है, बल्कि रेंट मिलने का कारण एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग में अंतर। ठीक है। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट, चौथा डिफरेंस का पॉइंट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट और रिकार्डो क्या उनके रेंट की थियरी में क्या डिफरेंस है? जो रिकॉर्डर है उनका ये कहना है कि जो रेंट हम पे करते हैं ये अनाज की कीमत में शामिल नहीं होता। ये जरा ध्यान से सुनना क्योंकि ये हेडिंग हमारा आगे भी आएगा। मैंने बताया रिकार्डो का ये विचार है कि जो रेंट है अनाज की कीमत में शामिल नहीं होता। अनाज का मतलब है जो हम भूमि के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी अनाज की कीमत है उसमें हम रेंट को इंक्लूड ही नहीं करते। क्यों इंक्लूड नहीं करते? इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि जो हम रेंट डिटरमिन करते हैं वो कैसे डिटरमिन करते हैं? रेंट का डिटर्मिनेशन, ये देखो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि रेंट का डिटर्मिनेशन रिकार्डो के अनुसार रेंट का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है कि सबसे बढ़िया भूमि ए ग्रेड की भूमि, सबसे घटिया भूमि डी ग्रेड की भूमि, जिसको मार्जिनल रेंट कहते हैं, इन दोनों का अंतर होता है। 10 और 4 का अंतर 6 हो गया, रेंट ए ग्रेड की भूमि का रेंट 6 हो गया। बी ग्रेड की भूमि का रेंट 8 और 4 का डिफरेंस 4 हो गया। सी का रेंट 6 और 4 का डिफरेंस 2 हो गया। डी ग्रेड की भूमि सबसे घटिया भूमि है, बंजर भूमि है, इसको मार्जिनल लैंड भी कहते हैं, इस पे कोई भी रेंट नहीं। ठीक है। तो रिकार्डो का क्या विचार है कि जो रेंट डिटरमिन होता है ना, लगान का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि अनाज की कीमत कैसे निर्धारित होती है? अनाज की कीमत मार्जिनल लैंड की जो कॉस्ट होती है उसके बेस के ऊपर रेंट डिटरमिन होता है। मार्जिनल लैंड के ऊपर जो प्रोडक्शन हो रहा है इसके बेस पे डिटरमिन होता है। ये मार्जिनल लैंड डी सबसे घटिया भूमि, डी पर 4 प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। समझ आ रही बात की नहीं? तो अब इस घटिया भूमि को क्या हम रेंट दे रहे हैं? घटिया भूमि को तो रेंट दे ही नहीं रहे। तो क्या ये अनाज की कीमत को प्रभावित करेगा? क्योंकि अनाज की कीमत जो भी निर्धारित होती है ना, वो घटिया भूमि की उत्पादन की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाती है। अनाज की कीमत मार्जिनल लैंड पर जितना प्रोडक्शन हो रहा है ना उसके बेस पर रेंट डिटरमिन होता है। जैसे ए को कितना रेंट मिलेगा, 10 और 4 का डिफरेंस ही तो लिया, ए का जी रेंट सर। डिटरमिन हो गया 6। लेकिन मार्जिनल जो लैंड है, इस मार्जिनल लैंड को हमने रेंट तो दिया नहीं है ना। जब हमने मार्जिनल लैंड को रेंट ही नहीं दिया तो क्या ये
क्या रेंट अनाज की कीमत को प्रभावित करेगा? No, ए ग्रेड ma'am. की भूमि पर जितना भी प्रोडक्शन होगा उसमें अनाज की कीमत को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि हमने घटिया भूमि को रेंट दिया ही नहीं। घटिया भूमि लगान रहित होती है, रेंट फ्री होती है। तो इसलिए रिकार्डो का विचार है कि अनाज की जो कीमत होती है वो घटिया भूमि की उपज के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। और इस घटिया भूमि को हम कोई रेंट नहीं देते हैं, इसलिए अनाज की कीमत में लगान शामिल नहीं होता, ठीक है। ए ग्रेड की भूमि पर जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें हम इसके जो घटिया भूमि की जो कीमत है इसको तो हमने माइनस कर दिया ना, 10 में से 4 माइनस कर दिया, 6 आए। तो लगान अनाज की कीमत में शामिल नहीं होता, क्योंकि घटिया भूमि को तो हमने रेंट दिया ही नहीं। जब हम घटिया भूमि को रेंट दे ही नहीं रहे और अनाज की कीमत घटिया भूमि की उपज के आधार पर निर्धारित कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अनाज की कीमत में लगान तो है ही नहीं। तो रिकार्डो का ये कहना है कि लगान अनाज की कीमत में शामिल नहीं होता, क्योंकि अनाज की कीमत घटिया भूमि की उपज के अनुसार निश्चित होती है और घटिया भूमि को हम रेंट देते ही नहीं। ये मेरा पॉइंट समझ में आया है? Yes, ma'am. घटिया भूमि को हम रेंट नहीं देते, ठीक है, उसको रेंट मिलता ही नहीं। डी ग्रेड की भूमि को रेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। और अनाज की कीमत जो निश्चित करते हैं ना, वो घटिया भूमि की उपज के आधार पर निश्चित होती है और घटिया भूमि को तो हमने रेंट दिया ही नहीं, इसलिए लगान अनाज की कीमत में शामिल नहीं होता। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर हम इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें, पूरी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें, तो जो रेंट हम पे कर रहे हैं वो अनाज की कीमत में शामिल नहीं होता। अगर हम पूरे इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, पूरे इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें तो रेंट अनाज की कीमत में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि इकोनॉमी को भूमि किसने दी है? इकोनॉमी को भूमि तो नेचर ने दी है। क्या Yes, हमने ma'am. क्या हमने नेचर को जमीन प्राप्त करने के लिए कोई कीमत दी है? No, क्या ma'am. इकोनॉमी ने कोई कीमत दी है? अर्थव्यवस्था ने जमीन की कीमत कोई नेचर को दी है? इकोनॉमी ने जमीन प्राप्त करने के लिए नेचर को कुछ भी नहीं दी। अर्थव्यवस्था को तो जमीन नेचर से फ्री में मिली है। तो अगर हम इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो रेंट अनाज की कीमत में शामिल नहीं है, क्योंकि रेंट पे ही नहीं किया हमने नेचर को। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. भाई नेचर को हमने कुछ भी नहीं दिया, हमें तो नेचर से फ्री में लैंड मिली है। Yes, ma'am. अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को नेचर से लैंड फ्री में मिली है। इसलिए अगर हम इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो रेंट अनाज की कीमत में शामिल नहीं है, क्योंकि हमने नेचर को रेंट नहीं दिया। नेचर से हमें लैंड मिली और लैंड के लिए हमने नेचर को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अगर हम फर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं तो रेंट अनाज की कीमत में शामिल है। अब फर्म के दृष्टिकोण का क्या मतलब है? मान लो हमने हमारे पास लैंड है और हमने उसके ऊपर अपने एक फर्म बना दी, इंडस्ट्री लगा दी, तो हमने तो लैंड को प्राप्त करने के लिए लैंड की कीमत दी है। हमें तो फ्री में नहीं मिली ना लैंड। अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को लैंड फ्री में मिली है नेचर से, लेकिन हमें लैंड फ्री में नहीं मिली। हमने लैंड को प्राप्त करने के लिए कीमत दी है। क्या आपको लैंड फ्री में मिली है? किसी भी व्यक्ति को लैंड फ्री में नहीं मिली, ठीक है। वो तो Yes, मान लो ma'am. कोई नया देश है, नया नया बस रहा है, तो लोग आकर शुरू में जो बस गए। लेकिन अब तो जमीन प्राप्त करने के लिए हमें कीमत देनी पड़ती है। शुरू में देश नया नया बस रहा है, लोग नए नए आ रहे हैं, तो आकर बस गए, उन्होंने कोई कीमत नहीं दी। लेकिन जब लोग आकर बसना शुरू हो गए, लैंड की डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई उतनी नहीं रही, तो लैंड को प्राप्त करने के लिए हमें तो कीमत देनी पड़ी। तो अगर हमने कीमत देकर लैंड खरीदी है, उसके ऊपर इंडस्ट्री लगा दी, तो हम उस इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोडक्शन की कॉस्ट में उस लैंड की कीमत को भी इंक्लूड कर देंगे। लैंड के ऊपर अगर हम रेंट दे रहे हैं, हमने लैंड किराए पर ली है,
तो हमने जो उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया, जो हमने लैंड किराए पर ली है, उसका किराया भी हम अनाज की कीमत में शामिल कर देंगे, या जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसकी कीमत में शामिल कर देंगे। ये पॉइंट मेरा समझ में आया है Yes, sir. कि एक व्यक्ति हो, एक फर्म हो, एक इंडस्ट्री हो, उसको लैंड फ्री में नहीं मिली है। हमने लैंड प्राप्त करने के लिए कीमत दी है, और जो भी हमने कीमत दी है, और अगर मान लो हमने खेत खरीदा है, कीमत देकर खरीदा है, ठीक है, उसके ऊपर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हमारा अनाज उत्पन्न हो रहा है, उस अनाज की कीमत में जो हमने उस खेत को खरीदने के लिए पैसा दिया, या हमने खेत रेंट के ऊपर लिया है, तो जितना भी हमने रेंट पे किया और उस पे जो भी अनाज हम पैदा कर रहे हैं, उस अनाज की कीमत में हम उस रेंट को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ये समझ आई मेरी बात? Yes, ma'am. तो पॉइंट ये हुआ, कंक्लूजन ये निकला है कि अगर हम इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें, तो इकोनॉमी को लैंड फ्री मिली है नेचर से, और इकोनॉमी ने उस लैंड को प्राप्त करने के लिए नेचर को कुछ भी नहीं दिया। तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें, तो जो लगान है वो कीमत में शामिल नहीं, क्योंकि लगान दिया ही नहीं, हमने नेचर को कुछ कीमत दी ही नहीं, हमने नहीं, अर्थव्यवस्था ने, इकोनॉमी ने नेचर को कुछ नहीं दिया। जब रेंट इकोनॉमी ने नेचर को नहीं दिया, तो वो अनाज की कीमत में इकोनॉमी रेंट कैसे शामिल करे? तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अगर हम इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखते हैं, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इकोनॉमी ने लैंड को प्राप्त करने के लिए क्योंकि कोई कीमत नहीं दी, इसलिए वो अनाज की कीमत को प्रभावित नहीं करे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं, इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो एक फर्म, इंडस्ट्री या इंडिविजुअल पर्सन लैंड को प्राप्त करने के लिए कीमत देता है, या भूमि किराए पर लेता है, तो रेंट पे कर रहा है, जो भी वो रेंट पे कर रहा है, और उस भूमि के ऊपर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट में वो उस रेंट को इंक्लूड कर लेगा, उसको अनाज की कीमत का वो पार्ट मान लेगा। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का विचार। लेकिन रिकार्डो का विचार अलग है। रिकार्डो तो कहता है कि लगान अनाज की कीमत में शामिल ही नहीं, यानी कि रिकार्डो केवल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं, फर्म के दृष्टिकोण से भी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से भी बात कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट तीनों एंगल से बात करते हैं, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी, इंडिविजुअल फर्म के दृष्टिकोण से भी, इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से भी। लेकिन रिकार्डो तो केवल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से बात करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के दृष्टिकोण से, फर्म के दृष्टिकोण से बात नहीं करता, इसलिए उसने लगान को अनाज की कीमत में नहीं लिया, क्योंकि वो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से बात करता है। ये पॉइंट मेरा क्लियर है? Yes, ma'am. और यही पॉइंट हमारा आगे भी आएगा, और इसी पे 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगी। तो इसके साथ हमने पढ़ा कि मॉडर्न थ्योरी और रिकार्डो की थ्योरी में डिफरेंस के क्या पॉइंट बनते हैं। हमने डिफरेंस के पॉइंट कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है, मॉडर्न थ्योरी इज मॉडिफाइड एंड एम्प्लीफाइड फॉर्म ऑफ रिकार्डियन थ्योरी, यानी कि जो आधुनिक सिद्धांत है लगान का, रिकार्डो के सिद्धांत का विकसित एवं सुधरा हुआ रूप माना जाता है। आधुनिक सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का विकसित और सुधरा हुआ रूप माना जाता है। कैसे? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करें तथा स्पष्ट करें कि लगान का आधुनिक सिद्धांत रिकार्डो के लगान के सिद्धांत का विकसित और सुधरा हुआ रूप किस प्रकार से, और इनमें इन दोनों में क्या अंतर है, रिकार्डो की थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी में क्या अंतर है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो मॉडर्न थ्योरी, रेंट की मॉडर्न थ्योरी रिकार्डो की थ्योरी का सुधरा हुआ रूप कैसे है और विकसित कैसे रूप है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी, यानी कि रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तार। जो मॉडर्न थ्योरी है, उन्होंने रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तार किया है, एम्प्लीफिकेशन की। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तार किया है।
कैसे विस्तार किया मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने? रिकार्डो ने तो ये बताया कि रेंट केवल भूमि पर ही उत्पन्न होता है, लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि रेंट केवल भूमि पर उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उत्पादन के सभी साधनों को, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेंट मिलता है। तो ये विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि रिकार्डो ने रेंट तो सिर्फ भूमि पर लिया है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट भूमि पर भी लेते हैं, उत्पादन के बाकी साधन जो है कैपिटल पे भी लेते हैं, लेबर के ऊपर भी लेते हैं। जैसे कल हमने डायग्राम में पढ़ा, कैपिटल के ऊपर हमने रेंट की डिटर्मिनेशन की, लेबर के ऊपर हमने रेंट की डिटर्मिनेशन की। तो ये रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं हो? क्लियर। यस मैम, क्लियर है। तो मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उत्पादन के वो रेंट को उत्पादन के सभी साधनों पर लेते हैं, जबकि रिकार्डो केवल भूमि के ऊपर रेंट लेता है। ये तो एम्प्लीफिकेशन होगी, विस्तार हो गया। दूसरा हम पढ़ यस रहे हैं मैम। मॉडिफिकेशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी, यानी कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो रिकार्डो के सिद्धांत में सुधार भी कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं। रिकार्डो के सिद्धांत में सुधार कैसे कर रहे हैं, इसका पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। पहला है मेजरमेंट ऑफ रेंट, यानी कि लगान का अनुमान। रिकार्डो ने लगान का अनुमान कैसे लगाया था? रिकार्डो ने लगान का अनुमान लगाने के लिए क्या लिया था? उसने ली थी मार्जिनल लैंड, सीमांत भूमि, घटिया भूमि, सबसे घटिया भूमि डी ग्रेड की भूमि, और उसके साथ साथ उसने क्या ली थी? इंट्रा मार्जिनल लैंड, अंतर सीमांत भूमि की उपज का अंतर लेकर उसने लगान का निर्धारण किया। मार्जिनल लैंड, इंटर मार्जिनल लैंड की उपज का अंतर लेकर उसने लगान का निर्धारण किया, जैसे मैंने अभी टेबल बताया था। मार्जिनल लैंड कौन सी है? डी ग्रेड की भूमि सबसे घटिया भूमि है, इसको मार्जिनल लैंड भी कहते हैं। घटिया भूमि, मार्जिनल लैंड, या लगान रहित भूमि, या बंजर भूमि, क्योंकि डी के बाद तो कोई कैटेगरी की भूमि है नहीं। अगर डी के बाद ई कैटेगरी की भूमि आ जाती तो ई घटिया भूमि हो जाएगी, ई के बाद एफ कैटेगरी की भूमि आ जाती तो वो घटिया भूमि बन जाएगी। लेकिन हमारे पास डी से घटिया कोई भूमि नहीं है, तो डी भूमि हमारी मार्जिनल लैंड। रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन क्या किया? मार्जिनल लैंड डी, इससे पहले जितनी भी कैटेगरी ऑफ लैंड है ए बी सी, ये इंट्रा मार्जिनल लैंड कहलाएगी। ए बी सी क्या कहलाएंगी? इंट्रा मार्जिनल लैंड, यानी कि अंतर सीमांत भूमि। डी से ऊपर जितनी भी भूमि है, 3 ग्रेड की भूमि है, वो इंट्रा मार्जिनल लैंड कहलाएंगी, अंतर सीमांत भूमि कहलाएंगी। तो रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन मार्जिनल लैंड और इंट्रा मार्जिनल लैंड की प्रोडक्शन का डिफरेंस लिया है। जैसे ए का प्रोडक्शन 10 है और मार्जिनल लैंड का प्रोडक्शन 4 है, 10 और 4 का अंतर 6 रेंट हो गया, 8 4 का अंतर 4 हो गया। तो इस तरह से रिकार्डो ने रेंट डिटरमिन किया है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात की नहीं? लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी भूमि नहीं होती जिसके ऊपर लगान ना मिले। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का कहने का मतलब ये है कि जितनी घटिया से घटिया भूमि क्यों ना हो, जैसे डी कैटेगरी की भूमि सबसे घटिया हो, इसको भी लगान मिलता है। रिकार्डो घटिया भूमि पर लगान नहीं मानता, घटिया भूमि को कोई लगान नहीं मिलेगा। अब ये देखो, इन दोनों में अंतर का पॉइंट हो गया। रिकार्डो घटिया भूमि पर लगान नहीं मानता, घटिया भूमि को कोई लगान नहीं मिलेगा। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं, कितनी घटिया से घटिया भूमि क्यों ना हो, हर भूमि को कुछ ना कुछ रेंट जरूर मिलता है। तो ये पहला डिफरेंस का पॉइंट हो गया। ठीक है, और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने जो रेंट निकाला है वो कैसे निकाला है? उसने ये नहीं निकाला कि बढ़िया भूमि और सबसे घटिया भूमि की उपज के अंतर के आधार पर रेंट डिटरमिन किया है, ऐसे डिटरमिन नहीं किया। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने तो रेंट की डिटर्मिनेशन एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के अंतर के आधार पर किया। ये हो गया डिफरेंस का पॉइंट। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है काज फॉर इमरजेंस ऑफ रेंट। लगान के उत्पन्न होने का कारण क्या है? लगान के उत्पन्न होने का कारण दोनों ने अलग अलग बताया। रिकार्डो ने कहा है कि रेंट या लगान इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि भूमि सीमित है, दुर्लभ है, उसकी सप्लाई उतनी नहीं है जितनी डिमांड है। क्योंकि नेचर ने भूमि तो हमें सीमित दी है। हम भूमि अ, जितनी नेचर ने भूमि दी है उससे ज्यादा भूमि की मात्रा तो इकोनॉमी में नहीं बढ़ा सकते, अर्थव्यवस्था में उससे ज्यादा भूमि नहीं हो सकती। तो रिकार्डो का ये कहना है कि जो रेंट डिटरमिन होता है
वो भूमि की सीमितता की वजह से, उसकी स्केर्सिटी की वजह से, उसकी दुर्लभता की वजह से उत्पन्न होता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि रेंट स्केर्सिटी की वजह से, दुर्लभता की वजह से उत्पन्न नहीं होता है। रेंट के उत्पन्न होने का कारण क्या है? उत्पादन के साधन का विशिष्ट होना, स्पेसिफिक होने की वजह से रेंट उत्पन्न होता है। कल हमने पढ़ा था, इकोनॉमिस्ट वीजर के विचार पढ़े थे। इकोनॉमिस्ट वीजर ने उत्पादन के साधनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन से दो साधन लिए थे? स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। उत्पादन का साधन विशिष्ट कब माना जाता है? उत्पादन का साधन विशिष्ट, उत्पादन का साधन विशिष्ट तब माना जाता है जब, हाँ जी, विशिष्ट तब माना जाता है जब जब उस साधन का कहीं दूसरा प्रयोग नहीं होता। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मान लो एक लेबर है, उसको एक विशेष प्रकार का कपड़ा बनाना ही आता है, और तो कोई उसको काम आता ही नहीं है, और किसी प्रकार का कपड़ा नहीं बना सकता, एक विशेष प्रकार का ही कपड़ा बना सकता है। अब मार्केट में मान लो उस कपड़े की डिमांड ही नहीं है जो जिसका उसको प्रोडक्शन करना आता है। जब मार्केट में उस तरह के कपड़े की डिमांड नहीं रहेगी, तो अब उस लेबर की भी डिमांड नहीं रहेगी, क्योंकि उसको तो केवल वही काम आता है, बाकी दूसरे तरीके का कपड़ा तो बना ही नहीं सकता। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो उत्पादन का साधन लेबर है, वो क्या है? विशिष्ट है। यानी कि उसका केवल एक ही प्रयोग था, और अब उसका प्रयोग, क्योंकि उस प्रकार के कपड़े की मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उसका प्रयोग, उस लेबर का प्रयोग हो ही नहीं पा रहा, उसकी डिमांड ही नहीं। ठीक है? यानी कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगी? जो ट्रांसफर अर्निंग होगी वो जीरो हो जाएगी। जब उत्पादन का साधन विशिष्ट होगा, तो ट्रांसफर अर्निंग जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि लेबर किसी दूसरे काम में दूसरी जगह जाके काम कर ही नहीं सकता, उसको दूसरा काम आता ही नहीं। ट्रांसफर अर्निंग इसका मतलब जीरो हो जाएगी, उसका ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता, तो ट्रांसफर अर्निंग होगी जीरो। तो उस लेबर को यहाँ पर जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां पर उसको जो भी इनकम मिलेगी, वो सारी इनकम उसकी रेंट कहलाएगी। ठीक है? वो सारी इनकम क्या कहलाएगी? रेंट कहलाएगी। ठीक है? तो वीजर का ये कहना है कि उत्पादन के साधन की इस विशिष्टता के कारण लगान उत्पन्न होता है। जैसे भूमि है, भूमि पूर्ण रूप से क्या है? विशिष्ट है। भूमि का अल्टरनेट हमारे पास नहीं है। ठीक है? नेचर ने भूमि दी है, हम भूमि का प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते। नेचर ने जितनी भूमि दी है वही इकोनॉमी में भूमि है। भूमि का अल्टरनेट हमारे पास नहीं है। इसलिए भूमि के ऊपर, इसलिए भूमि की जो रेंट की, सॉरी, लैंड की जो ट्रांसफर अर्निंग है वो जीरो हो गई। आपने लैंड के ऊपर रेंट डिटरमिन किया था ना, और उसकी ट्रांसफर अर्निंग को जीरो किया था, हस्तांतरण आय को जीरो किया था, क्योंकि लैंड का हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं, हम लैंड का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है? तो लैंड को जितनी भी एक्चुअल अर्निंग मिल रही है, सारी की सारी अर्निंग क्या कहलाएगी? वो रेंट कहलाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना उत्पादन का साधन विशिष्ट होगा, स्पेसिफिक होगा, उतना उसका रेंट जाता। जितना विशिष्ट होगा उसका रेंट उतना ज्यादा होगा। लैंड उत्पादन का जो साधन है ये पूर्ण रूप से विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, ट्रांसफर अर्निंग उसमें जीरो होती है, तो उसकी सारी एक्चुअल अर्निंग ही रेंट बन जाती है। लेकिन जो बाकी उत्पादन के साधन है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उन वो केवल एक सीमा तक ही विशिष्ट होते हैं, एक सीमा तक विशिष्ट होते हैं। इसलिए एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग में डिफरेंस होता है। जो उनका डिफरेंस होता है फिर वो रेंट कहलाता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। रेंट के उत्पन्न होने का क्या कारण? रिकार्डो ने कहा कि रेंट भूमि की सीमितता की वजह से उत्पन्न होता है, कि भूमि अवेलेबल नहीं, दुर्लभ है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि लगान उत्पन्न होने का कारण विशिष्टता है, स्पेसिफिक होना है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये अ, ये दो पॉइंट आते थे, ये दो पॉइंट हमने पढ़े कि किस तरह से मॉडर्न थ्योरी ने रिकार्डो के लगान के सिद्धांत का सुधार किया है। ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, इसी में नेक्स्ट हमारा आता है लगान। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें लगान और कीमत। तीसरा पॉइंट इसी में आता है, लगान और कीमत,
रेंट एंड प्राइस। रेंट एंड प्राइस वही पॉइंट है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। रिकार्डो का क्या विचार है कि जो रेंट है अनाज की कीमत में शामिल नहीं। रिकार्डो का क्या विचार है कि रेंट अनाज की कीमत में शामिल नहीं है, क्योंकि हम अनाज की कीमत को कैसे डिटरमिन करते हैं? सबसे घटिया भूमि पर जो उत्पादन होता है ना, उसके आधार पर अनाज की कीमत निश्चित होती है। सीमांत भूमि, घटिया भूमि, बंजर भूमि पर जो उत्पादन होता है, उसी के बेस पे रेंट डिटरमिन होता है। और घटिया भूमि को तो हम घटिया भूमि को तो रेंट दे ही नहीं रहे, ठीक है? तो लगान जो है वो अनाज की कीमत में शामिल नहीं, क्योंकि अनाज की कीमत का निर्धारण घटिया भूमि पर जो उपज हो रही है, उत्पादन हो रहा है, उसके आधार पर निश्चित होता है। और घटिया भूमि को तो लगान देते ही नहीं, इसलिए लगान अनाज की कीमत में शामिल नहीं। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर हम इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें, यही बात मैंने आपको पहले समझाई थी। इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें तो इकोनॉमी ने लैंड को नेचर से प्राप्त किया है, और इकोनॉमी ने नेचर को भूमि के लिए कोई भी कीमत नहीं दी, अनाज नहीं दिया, सॉरी रेंट नहीं दिया। इकोनॉमी ने नेचर को कोई भी रेंट नहीं दिया है, इसलिए इकोनॉमी के दृष्टिकोण से जो रेंट है वो अनाज की कीमत में शामिल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी ने नेचर को भूमि प्राप्त करने के लिए कोई रेंट नहीं दिया है। क्योंकि रेंट नहीं दिया इकोनॉमी ने, इसलिए अनाज की कीमत में शामिल नहीं। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. लेकिन अगर हम फर्म के दृष्टिकोण से देखें तो एक फर्म ने तो लैंड को प्राप्त करने के लिए कीमत दी है। आपने तो भूमि को प्राप्त करने के लिए कीमत दी है। आपने खेत जब लिया है तो उसके लिए आपने तो कीमत दी है। तो उस खेत पर जो भी प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन करोगे, उस अनाज की जो कीमत होगी, उसमें आप उस रेंट को भी शामिल कर लोगे जो जमीन को प्राप्त करने के लिए आपने रेंट दिया। तो फर्म का दृष्टिकोण हो, इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से रेंट अनाज की कीमत में शामिल होता है, लेकिन इकोनॉमी के दृष्टिकोण से रेंट अनाज की कीमत में शामिल नहीं होता। तो ये 3 पॉइंट आते थे। रिकार्डो के सिद्धांत का मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने किस प्रकार से सुधार किया? 3 पॉइंट इसमें आए हैं, कंप्लीट हो गए। समझ में आया आपको कि नहीं? Yes, ma'am. आ गया। ठीक है, मैम एक बार दोबारा समझा दो। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। रेंट एंड प्राइस, रेंट एंड प्राइस के बारे में रिकार्डो और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के विचारों में अंतर है। रिकार्डो क्या कहता है कि जो रेंट है वो हम अनाज की कीमत में शामिल नहीं करते। क्यों नहीं शामिल करते? क्योंकि अनाज की कीमत कैसे निश्चित होती है? जो सबसे घटिया भूमि होती है ना, उसकी उपज के आधार पर अनाज की कीमत निश्चित होती है। सबसे घटिया भूमि की उपज के आधार पर। जैसे ये देखो, डी ग्रेड की भूमि सबसे घटिया भूमि है, ठीक है, क्योंकि डी ग्रेड की भूमि को तो हमने डी ग्रेड की भूमि को रेंट नहीं मिलता। यहाँ रेंट नील किया कि नहीं किया? 4 - 4 0 हो जाएगा। सबसे घटिया भूमि को तो लगान देते ही नहीं। और अनाज की कीमत निश्चित होती है सबसे घटिया भूमि की उपज उपज के आधार पर निश्चित होती है। इसमें तो रेंट इंक्लूड नहीं है ना। जब इसमें रेंट इंक्लूड नहीं है तो हम इसको अनाज की कीमत में भी शामिल नहीं करते। ये रिकार्डो का विचार। लगान अनाज की कीमत में शामिल नहीं होता, क्योंकि अनाज की कीमत सबसे घटिया भूमि की उपज के आधार पर निश्चित होती है। सबसे घटिया भूमि को हमने कोई रेंट नहीं दिया, इसलिए अनाज की कीमत में रेंट हम शामिल नहीं करें। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें भूमि या सॉरी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को भूमि कहाँ से मिली है? नेचर से मिली है। और नेचर से भूमि को प्राप्त करने के लिए इकोनॉमी ने नेचर को कुछ कीमत नहीं दी है। क्या हमने नेचर को जब नेचर से हमें लैंड मिली तो क्या इकोनॉमी ने नेचर को लैंड की कीमत दी? इकोनॉमी ने नेचर को लैंड की कोई कीमत नहीं। नेचर ने तो फ्री में लैंड दी। लेकिन हम लोग जब उस लैंड को हमने प्राप्त किया तो हमें तो कीमत देनी पड़ी।
क्योंकि लोग जब बसना शुरू हो गए, बहुत सारे लोग हो गए एक भूमि पर, देश काफी बस गया, तो भूमि की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, भूमि की सप्लाई उतनी नहीं है, हमें भूमि को प्राप्त करने के लिए कीमत तो देनी पड़ी है, फ्री में तो हमें लैंड मिली नहीं। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअल पर्सन को, फर्म को, इंडस्ट्री को लैंड प्राप्त करने के लिए कीमत देनी पड़ी। तो उस भूमि के टुकड़े के ऊपर जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट में हम उस रेंट को इंक्लूड कर लेंगे जो हमने जमीन को प्राप्त करने के लिए दिया है। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस मैम। तो इसको यस पढ़ना, मैम। आज हम इतना ही कर रहे हैं, कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसको पढ़ना, फिर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कल जरूर बताना। ठीक है, आज ओके हमारा मैम। इतना, आज हमारा इतना ही, इसको याद करना है।